2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक धमाका हुआ था। केंद्र में यूपीए की सरकार। उसके बाद देश में अचानक हिंदू आतंकवाद की चर्चा होने लगी। कांग्रेस के नेताओं ने भी भगवा टेरर को लेकर लगातार बयान दिए। मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह ने ऐसा खुलासा किया है जिससे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी का बुलबुला फूट गया। हिंदू आतंकवाद शब्द कैसे निकला और कैसे कांग्रेस पर इसे लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसे आज आपको डिटेल में सुनना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, वो गवाह अब अपने बयान से बदल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मामले में बयान किस तरह से दबाव बढ़ते हुए बताया कि दबाव बनाकर बयान लिए गए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में ही कर्नल पुरोहित और बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा आरोपी है। अब सोचिए कि उस दौर में यूपीए सरकार में जांच एजेंसियों ने क्या काम किया बॉस। और गवाह जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सही है तो दबाव डालकर बंदूक की नोक पर हिंदू टेरर स्थापित करने की कोशिश हुई क्या? मालेगांव केस में अपने बयान से पलटने वाले नितिन जोशी 34वें गवाह हैं और वो अकेले नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 और गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं। उनके बारे में भी सुनिए। 3 अप्रैल को एक गवाह ने आरोपी सुधाकर द्विवेदी के खिलाफ अपना बयान बदला। एनआईए कोर्ट में गवाह ने कहा कि उसने अपनी इच्छा से महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस को बयान दिया ही नहीं था। मालेगांव केस में अपना बयान बदलने वाला यह 33वां गवाह था। मालेगांव केस में अपने बयान से पलटने वाले 32वें गवाह के बारे में सुनिए। 31 मार्च को एक गवाह महाराष्ट्र एटीएस को दिए अपने बयान से पलट गया। एटीएस को दिए बयान में कहा था कि उसने आरोपियों के लिए कमरे बुक किए थे। इसी तरह से 30 मार्च को एक और गवाह ने कोर्ट में अपना बयान बदला। गवाह ने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने उससे लिखित बयान पर साइन करने को कहा, यानी मतलब बयान पहले से लिखा था और कहा कि साइन करो। गवाह ने आरोप लगाया कि उसे 20 दिन तक बंधक बनाकर टॉर्चर किया गया था। मालेगांव केस में अपना बयान बदलने वाला यह 31वां गवाह था। मालेगांव केस के गवाहों पर महाराष्ट्र एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने कितना दबाव बनाया, जो आरोप लगता है, कितना टॉर्चर किया, इसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। दिसंबर 2021 में एक गवाह ने एनआईए कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि बीजेपी आरएसएस नेताओं का नाम लेने की धमकियां दी गई। योगी आदित्यनाथ का नाम लेने तक का दबाव बनाया गया। संघ के 3 नेताओं का नाम लेने की धमकी दी गई। बयान लेने के लिए एटीएस ने गवाह को टॉर्चर किया, गवाह को अवैध तरीके से बंधक बनाया गया। ये सारी बातें इसी मामले के गवाह ने कही। आपको मालेगांव ब्लास्ट केस के बारे में याद भी दिला देता हूं। कई लोग हो सकते हैं युवा पीढ़ी जानते नहीं होंगे उतना। उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस घटना के सहारे हिंदू टेरर, भगवा टेरर का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी। मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले में आता है और मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है। इसी मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। धमाका एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच हुआ। एक मोटरसाइकिल में आईईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, 101 लोग घायल हो गए थे। धमाकों के बाद इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ी, वो भी बताता हूं। 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ। 18 अक्टूबर 2008 को आजाद नगर पुलिस ने केस में यूएपीए एक्ट लगाया। 21 अक्टूबर 2008 को महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जांच की शुरुआत की। एटीएस ने इस केस में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा दिया। जनवरी 2009 में महाराष्ट्र एटीएस ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार और 3 आरोपियों को वांटेड बताया गया। अप्रैल 2011 में मालेगांव केस की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने मई 2016 में अपनी चार्जशीट में बताया कि 6 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इनमें साध्वी प्रज्ञा, शिव नारायण, श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण तकलकी, लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी के नाम शामिल। एनआईए ने यह भी कहा कि इस मामले में मकोका नहीं लग सकता बॉस, लेकिन तब लगा दिया गया था। इसी के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जमानत मिल पाई। फिलहाल इस मामले की जांच अभी चल रही है और जो गवाह पलट रहे हैं उनके बयान एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किए थे।
मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और सेना के कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था तो लोग हैरान रह गए। प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और साध्वी प्रज्ञा संघ और बीजेपी से जुड़ी हुई थी। इन दोनों की वजह से यह हाई प्रोफाइल केस बन गया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि मालेगांव में ब्लास्ट साइट पर मिली बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद नवंबर 2008 में एटीएस ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया। कर्नल पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी बनाया गया। कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने धमाके के लिए आरडीएक्स का इंतजाम किया था। इस मामले में जांच के बाद एनआईए ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि कर्नल पुरोहित की जांच अभी तक चल रही है। कर्नल पुरोहित के विस्फोटक का इंतजाम करने के जो आरोप लगे उन पर 2016 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि एनआईए ने आरोप लगाया कि कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए महाराष्ट्र एटीएस ने आरडीएक्स प्लांट किया था। यह एनआईए कह रहा है 2016 में। एनआईए के मुताबिक हेमंत करकरे के नेतृत्व में एटीएस ने पुरोहित के खिलाफ सबूत प्लांट किए थे। एनआईए के मुताबिक एटीएस के सब इंस्पेक्टर ने नासिक के देवलाली में सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर आरडीएक्स के निशान छोड़े। सुधाकर चतुर्वेदी मालेगांव केस में आरोपी हैं और वो सेना में काम कर चुके हैं। एनआईए ने सेना के एक मेजर और सूबेदार की गवाही का हवाला देते हुए बताया कि एटीएस अधिकारी शेखर बागड़े आरडीएक्स का सबूत रखने के लिए सुधाकर चतुर्वेदी के घर में घुसे। उसके बाद एटीएस अधिकारी ने मेजर और सूबेदार से कहा था कि वो इसके बारे में किसी को ना बताएं। इसके 2 दिन बाद एटीएस की टीम ने सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर छापा मारकर आरडीएक्स के निशान बरामद किए थे। इस पर एनआईए कोर्ट ने भी कहा था कि आरडीएक्स की बरामदगी अपने आप में संदिग्ध है। एनआईए ने कर्नल पुरोहित के खिलाफ यह आरोप भी खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर में बरामद किए गए आरडीएक्स के हिस्से को पुरोहित ने अपने पास रखा था। एनआईए के मुताबिक सेना से पूछताछ के बाद पता चला कि पुरोहित के रहते हुए जब्त किए गए 70 किलो आरडीएक्स का पूरा हिसाब मौजूद है। और ये सारे आरोप किस पर लग रहे हैं? महाराष्ट्र एटीएस पर लग रहे हैं। लगा कौन रहा है? देश की एक एजेंसी एनआईए लगा रही है। सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र एटीएस पर लगे आरोप अगर पूरी तरह सच्चे हैं तो एटीएस का इसमें क्या था कि वो इस तरह से काम कर रही थी? किसके कहने पर कर रही थी? 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंक और हिंदू टेरर को लेकर कांग्रेस नेताओं में जैसे बयान देने की होड़ लगी हुई थी। 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल में भगवा आतंकवाद सामने आया है जो अतीत में कई बम विस्फोटों में पाया गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि साल 2010 में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर ने राहुल से लश्कर तैयबा के बारे में पूछा था। तब राहुल ने कहा कि आप लश्कर को भूल जाइए, भारत को हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है। यह बीजेपी का आरोप था। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह न जाने कितनी बार हिंदू आतंकवाद और भगवा टेरर को लेकर बोल चुके हैं। जून 2018 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे भी संघ में रहा था। इसके अलावा यूपीए सरकार के दौरान 2013 में केंद्रीय गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और संघ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि संघ के कैंप में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको 2013 में सुशील कुमार शिंदे उन्होंने क्या कहा था सुनवाता हूं। अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये
माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। मालेगांव विस्फोट जब हुआ था तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। अब इस केस के गवाह एटीएस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनसे टॉर्चर करके बयान दिलवाए गए थे और एनआईए की चार्जशीट में आरडीएक्स को लेकर खुलासा हुआ। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कहां से आई होगी। इस तरह से पूरी कोशिश की गई कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए। ये बताया और ये समझ रही है कि हिंदू फोबिया की वजह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इसी वजह से अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट ने हिंदू फोबिया के खिलाफ असेंबली में प्रस्ताव पास किया है। ऐसा करने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म बताया गया है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ अलग अलग परंपराओं और आस्था को समाहित करता है। हिंदू धर्म की वजह से अमेरिका में लाखों लोगों का जीवन सुधरा है, यह अमेरिका में कहा जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अमेरिका के कई हिस्सों में पिछले कुछ दशकों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले दर्ज किए गए। हिंदू फोबिया उन लोगों की देन है जो हिंदू धर्म को खत्म करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों पर हिंसा और उत्पीड़न की प्रथाओं का आरोप लगाते हैं। अब कुछ लोगों का बस चले तो यह भी कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले हों, ब्रिटेन में हो, यह सब भी बीजेपी करा रही होगी। हो सकता है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पर भी ये सब करा के वहां भी हो सकता है नरेंद्र मोदी पीएम बनने का सोच रहे हो क्या?